हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से और साइंस गुरुकुल की तरफ से आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी हम विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे और विद्युत विभव में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक। और आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो देखिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है आज का हमारा? आज हमें विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, एक बात सोचिए, आप क्या ज्ञात करना है आपको? विद्युत विभव। किससे? विद्युत क्षेत्र से। अब जैसे ही आपके जहन में ये आएगा कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है, वैसे ही तुरंत आपके दिमाग में ये फॉर्मूले आएंगे। विद्युत विभव या विभवांतर के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले आएंगे दिमाग में। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके दिमाग में ये आएगा कि आपको विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है, तो वो विद्युत विभव या विभवांतर आप तब ही ज्ञात कर पाओगे जब आप क्या ज्ञात करोगे? कार्य। क्या कहा मैंने कहा विद्युत विभव या विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि आपको क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि विद्युत या विभव या विभवांतर के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। पहली बात, एक तो कंफर्म हो गया कि क्या ज्ञात करना है आपको? कार्य। अब स्टूडेंट्स, एक बात सोचिए, कक्षा 11 में भी आपको बताया जाता है और छोटी कक्षाओं में भी आपको बताया जाता है कि फिजिक्स में तब तक कार्य नहीं होता है जब तक विस्थापन नहीं होगा। यानी कार्य तब ही होगा जब विस्थापन किया जाएगा वस्तु के द्वारा। जैसे मैंने कक्षा 11 में एग्जाम्पल भी दिए हैं या आपके किसी भी टीचर ने एग्जाम्पल दिए होंगे आपको कि अगर मैं इस दीवार को या इस बोर्ड को धक्का लगाता हूं और ये दीवार या बोर्ड विस्थापित नहीं होती, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा? शून्य। करेक्ट? इसका मतलब यह है कि कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु को या कण को विस्थापन करना पड़ेगा। तो आपके जहन में एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि विभव या विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। और कार्य कब होगा? जब आप कण को या किसी भी वस्तु को क्या करवाएंगे? विस्थापित करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये विभव या विभवांतर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र से। तो मैं क्या करता हूं, एक विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं। अब विद्युत क्षेत्र जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मैं पहले भी बता चुका हूं क्या खासियत होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र जब भी आप बनाएंगे, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर बनाएंगे। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर बनाएंगे और समान दूरी पर बनाएंगे, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं ले रहा हूं असमान विद्युत क्षेत्र।
ये असमान विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये उसकी डायरेक्शन है, करेक्ट। ये असमान विद्युत क्षेत्र है। अब असमान जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, उसमें हम लेते हैं एकांक धनावेश। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब हम इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाएंगे तो क्या उस पर बल नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दूसरे किसी भी आवेश को अगर आप लेकर के आएंगे तो उस पर बल लगेगा या उसे बल का अनुभव होगा, करेक्ट। अब देखिए, मान लीजिए यहां से यहां ए पॉइंट है और यहां बी पॉइंट है। अगर हम किसी एकांक धनावेश को या एकांक परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं, ए बिंदु से कहां तक ले जाते हैं? बी बिंदु तक, तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ आपको एक बात पता और चल रही है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब परीक्षण आवेश को आप ले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। वो बल कितना होगा और वो किससे निकालते हैं, है ना। देखिए, मैं एक बार इसे हटा देता हूं। क्या है? विद्युत क्षेत्र द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, है ना। तो लगने वाला बल क्या होगा? किससे ज्ञात करते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो बल क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? F वेक्टर बराबर में Q0 E वेक्टर। क्या फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स हमने? इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कितना बल लगा? Q0 E वेक्टर। ये मैं ऐसे दर्शा देता हूं, Q0 E वेक्टर बल लग गया। तो क्या हमें ये बल ज्ञात करना था? नहीं। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें विभव या विभवांतर ज्ञात करना था, और उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना था? कार्य। यानी हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? कार्य ज्ञात करने पर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, कार्य कब होगा? जब कण क्या करेगा? विस्थापन करेगा। अब देखिए, हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास परीक्षण आवेश है उसको हम कहां से कहां तक ले जाएंगे? ए से बी तक ले जाएंगे, और वहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए, पूरा कार्य हम ज्ञात करेंगे नहीं, पहले किसके लिए ज्ञात करेंगे? अल्प विस्थापन के लिए। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। अतः Q0 आवेश को अल्प विस्थापन, अब विस्थापन जो है उसे आप dr से भी लिख सकते हैं या dl से भी लिख सकते हैं, वो किसी से भी लिख सकते हैं। जैसे Q0 आवेश को अल्प विस्थापन dl वेक्टर कराने पर विद्युत बल के विरुद्ध
किया गया कार्य। क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने? Q0 आवेश को अल्प विस्थापन dl या dr कुछ भी लिख सकते हैं कराने पर विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब ये बात कई बच्चों के समझ में नहीं आती है कि विरुद्ध कैसे होगा। भाई स्टूडेंट्स देखो, जब आप विद्युत क्षेत्र के अंदर आप परीक्षण आवेश को लाओगे तो परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश पर जब ये अंदर आएगा, इस पर एक बल लगेगा। किसके द्वारा? इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा। कहां? बाहर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मान लीजिए ये हो गई, इसको आप इधर ला रहे हो, तो इस परीक्षण आवेश को अंदर आने के लिए इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? एक प्रकार से मान लो कि आप रूम के अंदर आ रहे हो और मैं आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा हूं, तो आप रूम के अंदर आओगे तो मेरे द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध ही तो कार्य करोगे आप, हाँ या नहीं? यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप क्या लगाते हैं? माइनस का चिन्ह। तो देखो किया जो कार्य होगा वो क्या होगा, देखिए क्या कर रहे हैं हम? Q0 आवेश को अल्प विस्थापित करने पर विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब देखिए क्या हो जाएगा? dw बराबर माइनस किस लिए? विरुद्ध, अपोजिट डायरेक्शन में। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो फोर्स, बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और विस्थापन क्या हो गया? dl वेक्टर या dr वेक्टर आप लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई? 2। अब स्टूडेंट देखिए, कार्य तब आ सकता है जब आपके पास क्या हो? बल। और बल हमने पहले ही निकाल लिया। ये कौन सा बल है? जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश पर लग रहा है। तो क्या कहेंगे? अतः समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? dw बराबर माइनस एफ वेक्टर का मान कितना है भाई? Q0 E वेक्टर। तो ये मैंने लिखा Q0 और ये E वेक्टर और डॉट dl वेक्टर, और ये समीकरण हो गई 3। अब आप कहोगे सर कि आपको विद्युत विभव या विभवांतर ज्ञात करना था, और विद्युत विभव और विभवांतर के लिए आपको क्या चाहिए था? कार्य, और वो कार्य आपने निकाल लिया। मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कार्य A बिंदु से B बिंदु तक लाने में जो कार्य हो रहा है वो ज्ञात करना था, जबकि हमने किसके लिए ज्ञात किया है? ये अल्प विस्थापन के लिए। किसके लिए ज्ञात किया है हमने? अल्प विस्थापन के लिए। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? परीक्षण आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिखता हूं, अतः Q0 आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य अतः Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो अल्प कार्य का हम क्या कर देंगे? समाकलन। जब छोटा होता है तो उसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? समाकलन। हम क्या करेंगे इसका समाकलन? dx का समाकलन क्या होता है? x। तो dw का क्या हो जाएगा? w। समाकलन करेंगे हम। समाकलन कहां से कहां तक करेंगे? A से B तक। और अवकलन या समाकलन करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या होती है? नियत राशि कहां लेते हैं? बाहर। तो माइनस Q0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? A से B तक, और अंदर क्या हो गया? E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और इक्वेशन हो गई 4।
ये वो कार्य है जो हमें विभव ज्ञात करने के लिए चाहिए था। तब कार्य आ गया, तो इसे हमें किस में रखना चाहिए, विभव या विभवांतर के फॉर्मूले में। तो देखिए आता है विभवांतर की परिभाषा से। देखो स्टूडेंट्स, विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा, v बेस a लेंगे कि b, अंतिम बिंदु पहले लेते हैं क्योंकि अंतिम बिंदु पर ज्यादा होगा विभव, है ना, या विभवांतर। विभव v बेस a इक्वल टू w अपॉन q नॉट, और इक्वेशन कितनी हो गई 5। अब समीकरण 5 में हम इसका मान रख देंगे समीकरण 4 का, है ना। तो क्या कहेंगे, आता है समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 5 में 4 का मान रखने पर, तो क्या आएगा, v बेस b माइनस v बेस a बराबर, कार्य ये रहा, तो ये जो w है इसका मान क्या है, माइनस q नॉट इंटीग्रेशन a से b तक और e वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये किसका मान आ गया, w का, कार्य का, और बटा कि क्या आएगा q नॉट। अब स्टूडेंट्स आप आसानी से देख सकते हैं, q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v बेस b माइनस v बेस a बराबर माइनस इंटीग्रेशन a से b तक और e वेक्टर डॉट dl वेक्टर। समझ रहे हैं आप, क्या प्राप्त हुआ, b बिंदु पर विभव माइनस a बिंदु पर विभव बराबर माइनस a बिंदु से b बिंदु तक e वेक्टर डॉट dl। अब स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो इक्वेशन है 6, इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कुछ चीजें बता देता हूं आपको। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। स्टूडेंट्स, एक बात और है कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, आप ध्यान रखेंगे, ये संरक्षी क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, संरक्षी क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार इस डायग्राम को हटाऊंगा और बाकी चीजें भी हटाऊंगा। ऐसी स्थिति में आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, या अपने रफ नोटबुक में मेरे साथ नोट किया करो, या फिर नोटबुक अपनी साथ रखा करो। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। अब एक बात बताइए, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। समीकरण 6, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन को व्यक्त करती है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो है संरक्षी क्षेत्र है, यानी जब आप परीक्षण आवेश को A बिंदु से और कहां तक ले जाएंगे, B बिंदु तक ले जाएंगे, तो किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, विद्युत क्षेत्र कैसा है, संरक्षी क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, संरक्षी क्षेत्र है। और इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप परीक्षण आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक या किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो वो किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा। आपने ये संरक्षी और असंरक्षी टॉपिक कक्षा 11 में भी पढ़ रखे हैं, मैंने आपको बता रखा है
कि जिस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता वो संरक्षी क्षेत्र होता है। जैसे कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण बल की बात हमने की थी कि उस पर किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, तो वो संरक्षी बल था, ठीक है, और संरक्षी क्षेत्र था। और ऐसे ही घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य था वो किस पर निर्भर करता था, पथ पर निर्भर करता था। तो हमने घर्षण बल को क्या कहा था, असंरक्षी बल। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, वापस से इस पर मैं आता हूं। मैंने क्या कहा कि ये जो v बेस b माइनस v बेस a बराबर माइनस a बिंदु से b बिंदु तक इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, ये विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है और इसमें a बिंदु से b बिंदु तक अगर आप परीक्षण आवेश को ले जाओगे तो उसका किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है तो आप छोटे प्रश्न के तौर पे क्या बताएंगे कि संरक्षी क्षेत्र है। ठीक, दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जो धन आवेश है, क्या धन आवेश है, वो हमेशा प्लस से यानी उच्च विभव से, कहां से, उच्च विभव से कहां जाएगा, निम्न विभव की ओर। जो धनावेश है वो हमेशा उच्च विभव से कहां जाता है, निम्न विभव की ओर। और जो ऋणावेश है वो हमेशा निम्न विभव से किधर आएगा, उच्च विभव की ओर आएगा। क्या कहा मैंने कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। इसी आधार पर जो पृथ्वी का विभव माना जाता है वो माना जाता है शून्य। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य। किस आधार पर कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इस आधार पर पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य। तो दो छोटे प्रश्न बन गए हैं आपके पास यहां इस टॉपिक में। पहला कि विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, संरक्षी क्षेत्र है, और पृथ्वी का विभव कितना है, शून्य है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं वापस से मेरे टॉपिक पर आ जाता हूं। क्या टॉपिक था, विद्युत विभव ज्ञात करना था। मैंने बताया था विद्युत विभव ज्ञात करना था तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य। और कार्य कब आता है, जब बल हो या विस्थापन हो उसके साथ। तो सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात किया है, F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर। फिर हमने अल्प विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात किया है, ये रहा। फिर हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखा है जिससे ये अल्प कार्य या कार्य पूरा हो गया। फिर हमने A बिंदु से B बिंदु तक का कार्य ज्ञात किया है तो हमने इसका समाकलन कर दिया। फिर हमने कार्य को विभवांतर के फॉर्मूले में, ये विभवांतर का फॉर्मूला है, इसमें विभवांतर में यहां ऊपर रखा है, यहां इसकी जगह, तो ये हमारे पास कार्य आ गया। और ये जो आया था या विभवांतर या विभव आया था वो रेखीय समाकलन था विद्युत क्षेत्र का। अब मान लीजिए यहां पर ये जो हमने आवेश को कहां से कहां तक ले गए हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक। ध्यान रखना, फिर डायग्राम में ऐसे था, हम आवेश को कहां से ले गए हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक। ध्यान है ना। अगर ये ए बिंदु कहां पर हो, अनंत पर हो, ये ए बिंदु कहां पर हो स्टूडेंट्स, अनंत पर हो, और अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य होता है ना। तो हम ये जो ए बिंदु पर विभव है हम क्या मान लेंगे, शून्य। तो मैं लिख देता हूं, माना बिंदु ए अनंत पर है, बिंदु ए कहां पर है, अनंत पर है, तो
ए बिंदु पर विभव कितना होगा, 0। तो ये यहां रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए v बेस b बराबर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बराबर माइनस a की जगह क्या लिखेंगे, अनंत, और b e वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 2 छोटे प्रश्न बने थे, वो भी मैंने बता दिए हैं कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, 0, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक, और अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखा करो, मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ। और फिजिक्स में कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सर बता देते हैं। तो देखो बेटा, फिजिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इसमें अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जो बीच में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन में बोलता हूँ, उनको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।